हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग फिर से कवर करने जा रहे हैं साइंस में फिजिक्स के पार्ट को। दोस्तों अगर आपने फिजिक्स की ये सीरीज पूरी कंप्लीटली देख लिया तो जान लीजिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, फिजिक्स से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं पहले ही आपसे कहा था कि कुल 500 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। 50-50 क्वेश्चन का हम लोग पार्ट तैयार किए हैं और ये जो आपके सामने आज पार्ट आने जा रहा है ये पार्ट नंबर 5 आने जा रहा है। यानी इसके पहले 4 पार्ट में हम लोग फिजिक्स की बातें कर चुके हैं। बाकी जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल पे, उनके लिए बड़ी सारी चीज़ें हैं। जान लीजिए आप लोग बड़े पीछे हैं, जल्दी से विजिट करिए स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में। और यहाँ आने के बाद आपको हर एक विषय का प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ विषय के बारे में पूरी जानकारी रखने के लिए उस विषय से संबंधित पूरी की पूरी क्लास बिल्कुल मुफ्त में यूट्यूब पर अपलोड है, तो जल्दी से आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए। इसके अलावा अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आप ज़रूर से जाइए हमारे वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.study91.org। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक घंटे वाली बटन दोस्तों ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसी के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मतलब मैं कब कौन सी क्लास आपको देता हूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर आ जाएगा अगर आप इसको प्रेस किए तो। और स्टडी 91 बस नाम ही काफ़ी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ना भी चाहूँगा, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको आप स्किप मत किया करिए, उसको पूरा देखा करिए। सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है, बाकी हर एक विषय पढ़ा पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, इतना रटा दूंगा, इतना याद करा दूंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन अब हमारे सामने आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि शुष्क सेल यानी जो बैटरी होती है उसमें उसकी बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में बैटरी के अंदर किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिए हमेशा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अरे यार यहाँ सोडियम क्लोराइड दिख रहा है क्या यार, नमक वगैरह की बात, नमक आएगी बैटरी में, आप ही सोचो। तो एकदम गलत दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड रहेगी, एकदम गलत है। हाँ अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही है। तो अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ साथ जिंक का क्लोराइड, ये दोनों होता है। ठीक है, अमोनियम और जिंक। कैल्शियम क्लोराइड लिखा है, अरे हड्डी को थोड़े मजबूत करने जाना है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये दोनों होते हैं आपके शुष्क सेल में। ठीक है, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम टॉप लेवल का एक क्वेश्चन है। अगला है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित हो जाती हैं। दोस्तों कुल 5 सतह होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, इसको पहले विक्षोभ मंडल कहा जाता था। ठीक है, फिर समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, इस तरह कुछ 5 मंडल होते हैं। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स, ये वापस होते हैं कहाँ से। तो याद रखिए पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं आयन मंडल में, और ये आयन मंडल ही सारे रेडियो वेव्स को परावर्तित कर देता है वापस उसी दिशा में जहाँ से वो आए रहते हैं। ठीक है, याद रखें मतलब धरती की तरफ परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, आयन मंडल। कह रहा है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करता है। वही पूछ रहा है यार, उसका इंग्लिश में नाम बाबा से पूछ दिया। ठीक है, उसको आइनोस्फीयर बोलते हैं, आइनोस्फीयर याद रहेगा आपको, आइनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिए। आगे, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। दोस्तों हर एक चीज में वही बात बोल रहा है, आपको परावर्तित शब्द दे रहा है, आपको जो है विक्षेपण शब्द दे दिया उठा करके। ठीक है, आपको तार बेतार का संपर्क दे दिया। तो ये सारा क्या है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। वही उत्तर फिर से हमारा आयन मंडल। ठीक है, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आंसर निकालने की हिम्मत रखा करिए। पहले तो क्वेश्चन को समझा करिए। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, कितने से कितने के बीच में होता है। जो दृश्य प्रकाश होता है इसका कितने से कितने के बीच में होता है। तो याद रखें दोस्तों, ये 390 से लेकर के 750 mm के बीच में इसका दैर्घ्यमान प्रसार होता है। ये तो आपको उधर रटना पड़ेगा, ये तो रटना पड़ेगा। ठीक है, 390 से 750, 390 से 750 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। इसमें से कौन सी है जो शून्य में नहीं संचरण कर सकती हैं, आपको बताना है। तो याद रखिए तो ध्वनि की तरंगे जो होती है ये शून्य में, शून्य अर्थात क्या बोल दिया, निर्वात में। शून्य मतलब निर्वात में, निर्वात में नहीं चलती हैं। अब कैसे, इसीलिए तो कहा जाता है कि यदि चंद्रमा पे विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात है और जो ध्वनि तरंगे होती हैं निर्वात में नहीं चलती हैं। बाकी जितनी है भाई प्रकाश तरंगे चलती हैं, तभी तो सूरज से पृथ्वी तक आता है।
ठीक है, उष्मा भी चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी चलेगा, लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं, तो इसको याद रखिएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे कह रहा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। पता है क्या पूछ रहा है, ऐसे स्ट्रिंग होता है और ये गर्त होता है, तो ये इसको बना लीजिए कॉलम ऐसे, इनके बीच की जो दूरी है मैक्सिमम मिनिमम की, इस दूरी को क्या नाम दिया जाता है। बड़ा सिंपल नाम, इसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ये जो वेव्स है इसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, यही तो होता है उत्तरोत्तर श्रृंग और उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, याद रहेगा। आगे देखिए, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना अगर जानना है तो हमेशा याद रखिए एक्स रे का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स रे, गामा किरण, यूवी रे। अच्छा, कुछ ऑप्शन तो ऐसे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जैसे गामा किरण का कोई मतलब नहीं, यूवी रे का हाँ, दृश्य प्रकाश से मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ इससे जो है कोई क्रिस्टल दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसकी संरचना अगर आपको जानना है तो आपको एक्सरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। दोस्तों मैंने आपको राडार के बारे में बताया है, राडार माने होता है रेडियो, ठीक है, बताया था ना। राडार में राडार और सोनार दोनों बताया था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, और रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसको याद रखिएगा। तो राडार आपसे पूछ रहा है, तो कह रहा है राडार जो होता है ये किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, किस तरंगों का, तो आर फॉर रेडियो, आर फॉर ही क्या होता है, रेडियो, तो यहाँ पर रेडियो तरंग ऑप्शन है, बस ये आपका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय, अवक्षय मतलब वो समाप्त होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। ओहो, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 10 की पावर 10 m, 7 m या -2 या फिर 100 m। दोस्तों इसका आंसर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए 7 होना चाहिए। मैंने बहुत पहले इसको पढ़ा था तो मैंने इसका एक ट्रिक बनाया था, मैं बताना चाहूँगा, हालांकि एक ऊट पटांग ट्रिक है। तरंग दैर्ध्य में देखिए ऐसे मात्रा बना हुआ, ठीक है, यही 7 लिखा हुआ था, इंडिकेट कर रहा है कि पावर 7 है, तो कुछ मुझे याद आ रहा है कि शायद इसी का हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको आप याद नहीं कर सकते, एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन बन ही जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप कर ना पाओ, ठीक है। तो कुछ तो सभी को याद हो जाते हैं और कुछ नहीं याद हो पाते, तो फिलहाल के लिए एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा, कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर आप पढ़ाती क्यों जब हमको बोलते चेक करने के लिए। भैया मेरे, मैं रोबोट नहीं हूँ, आपकी मदद के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और खुद ये चाहता हूँ कि जितनी मैक्सिमम चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं मशीन नहीं, मुझे सब नहीं आता है, जो नहीं आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चीज़ों को आसान बनाकर बात करना आता है, इस वजह से प्रैक्टिस सेट लाता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आपके सामने आए और थोड़ा डिस्कशन हो जाए। चीज़ें समझाता भी तो हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं समझाता हूँ, समझाता भी तो हूँ यार, तो ऐसे कमेंट मत किया करिए अभद्र, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए अवरत तरंगों का। अरे अब इतना क्वेश्चन अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए चमगादड़ वगैरह इसी का तो इस्तेमाल करके रात में उड़ते हैं, अवरत तरंगों का, ठीक है, इसी चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो औरत याद रखिए। अब ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला कि नहीं, यहाँ से यही सब चीज़ें तो सीखना है। आंतों के रोगों के निदान में निम्न में से किस किरणों का उपयोग किया जाता है। किसी के आंत में प्रॉब्लम है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब वो जांच करता है, जब वो आंत आपके आंत के अंदर की जो है वो फोटोग्राफी ला के देता है आपको, तो बताइए वो किस किरण का इस्तेमाल करता है, एक्स किरणों का। किसका, एक्स किरणों का। अरे एक्सरे नाम सुना है, अगर आपको कहीं हड्डी टूट जाती है, हड्डी तो दिखता नहीं है, वो तो मांसपेशियों के अंदर ढका हुआ है, ऐसे में एक्सरेज क्या करता है, उस हड्डी का पता लगाता है कि कहाँ से वो क्रैक है, तो वो भी कौन सा, एक्सरेज है। आंतों के रोग निदान की एक्सरेज है, ठीक है, ये सब याद रखिए। आगे देखिए, सीटी स्कैन जो होता है, सीटी स्कैन करे, इसको करने में कौन सी रेज का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, तो इसमें भी दोस्तों एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ अलग थोड़े होगा, एक्सरेज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि जो होती है इसका अधिकतम वेग कहाँ होता है, तो कोई भी धातु में, निर्वात में तो होता ही नहीं है, ये बात ही नहीं है, वायु में लिमिटेड होता है, द्रव में बहुत कम होता है, और धातु में होता है सबसे ज़्यादा वेग, धातु में, ठीक है, याद रखिए। आगे है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ध्वनि कहाँ अधिकतम होगा, पहले आपको बता दिया गया है कि धातु में, और इसमें से धातु कौन सा है, लोहा,
बस उत्तर आपका लोहा हो जाएगा। कह रहा है ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, कभी नहीं चल सकती निर्वात में, केवल ठोस में। क्यों भाई, द्रव में नहीं चलेंगी, गैस में। अच्छा हम लोगों के, आप हमारी बात सुन रहे हो, मान लो हमारे पास बैठे हो, तो हम कोई चीज़ बोल रहे थे, ये ध्वनि जो है गैस में होके जा रही है कि नहीं? तो यहाँ बोल रहे हो कि केवल गैसों में, क्या ठोस में नहीं चल सकती? ये भी गलत हो जाएगा। ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, ठीक है। अब आप कहोगे द्रव में नहीं चल सकती क्या? क्योंकि द्रव में आपके कान के पर्दे जो होते हैं वो बंद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर जाने पे कुछ नहीं सुनाई देगा, वहाँ भी सुनाई देगा हल्का फुल्का, लेकिन बहुत कम होता है, उसको एकदम नगण्य माना जाता है। आगे है म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हाल ही की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित कराना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित कराना चाहिए। ओहो, अब देखो आपको बताऊं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे रियल लाइफ में होती है। जैसे देखिए, जब कभी आप मूवी देखने जाते हैं, तो आप हॉल में जब जाते हैं ना, सिनेमा घर में, तो देखिए उनकी दीवार जो होती हैं, उनके दीवारों पर फोम वाले पर्दे लगे होते हैं। क्यों? ताकि वो आवाज़ को गूंजने से रोक दे। नहीं तो उतनी आवाज़ उस भरे कमरे में गूंजने लगेगी ना, तो पिक्चर का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो वो करते हैं। और वो जो दीवारों में होता है ना, वहाँ पर ध्वनि अगर अवशोषित नहीं होगी, तो ये म्यूजिक कंसर्ट से क्या करेंगी, दीवारों में वही गूंजती रहेंगी, तो अवशोषित कर लेती हैं, परावर्तित नहीं होने देती हैं, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, जो हमारे सामान्य जनजीवन में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वहीं से हम इन चीज़ों का आंसर निकाल देते हैं। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ऐसे बताऊं, जो सिनेमा हॉल का वो दीवार होता है और जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके बीच की जो कम मिनिमम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप याद रखिए, 16.5 मीटर। कितना दोस्तों? फीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मीटर में याद रखिए, 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम की जो दूरी होनी चाहिए, ठीक है, ये इतना होना चाहिए। आगे देखिए, करा है ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? वही दे दिया, वही क्वेश्चन फिर से दे दिया आपके सामने घुमा करके, 16.5 मीटर ही हो जाएगा। कह रहा है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, 330 मीटर प्रति सेकंड। आगे, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अभी पीछे ही आपको बताया, विस्फोट वाला एग्जाम्पल दिया हो ना, वही एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, वायुमंडल है नहीं, तो इसी वजह से ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। कैसी आवृत्ति होती है पराश्रव्य वालों की? तो याद रखिए दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य की, ठीक है। और ये हमारे उससे बाहर होती है, ठीक है, पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो याद रखिए सुनने से, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तभी इसको जो है पराश्रव्य नाम दिया जाता है। कह रहा है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सा है? कौन सा जैव पद्धति है, उसका नाम बता दीजिए। कह रहा है सोनोग्राफी, हाँ हो सकता है। ईसीजी ईसीजी ईईजी ये दूसरा होता है, एक्सरे भी दूसरा होता है। तो सोनोग्राफी में दोस्तों पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है, सोनोग्राफी में, ठीक है, सोनोग्राफी में। आगे देखिए, कह रहा है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते। इसका भी एग्जाम्पल मैं पीछे आपको दिया हूँ, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दिया हूँ, और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, ये पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं, ठीक है, और उन्हीं द्वारा निर्देशित भी होते हैं, ठीक है, पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और निर्देशित भी होते हैं, तो याद रखिएगा। और आगे देखिए, पराध्वनिक जेट जो होता है, इसकी उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, बताइए। कह रहा है हवा में प्रदूषण, आँख में रोग, ओजोन लेयर में बाधा, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण। हाँ, तो एक बात याद रखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, देखिए ये ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न करती है। जितनी भी जेट प्लेनें होती हैं ना, ये सभी की सभी प्लेनें जो ओजोन लेयर होती हैं इसमें बाधा डालती हैं, ठीक है। और इनके उड़ान का कारण क्या है? ये, तो इसको याद रखिएगा, ये एकदम अलग क्वेश्चन है। इसको मैं जब पढ़ाऊँगा आपको जियोग्राफी, उसमें मैं आपको डिसाइड करके बताऊँगा कैसे क्या होता है। आगे देखिए, कह रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो डेसिबल से क्या मापते हैं, बताइए। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है, कितना ध्वनि है उसकी तीव्रता को मापा जाता है। तो याद रखिए, डेसिबल हो जाएगा बी वाला। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जो मिनिमम होता है उसको आपको बताना है। याद रखिए 30 डेसिबल। 10 डेसिबल कब होता है? जब पत्ते वगैरह, जो पेड़ के पत्ते खनखनाते हैं ना सरसराहट से, हवा चलने से, उससे होता है।
ये सब याद रखिए। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना है, जो कि WHO ने डिसाइड किया है। कितना ध्वनि प्रदूषण सुरक्षित है, तो केवल 45 डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। 30 डेसिबल तक तो हम ही लोग बातचीत कर लेते हैं। 45 डेसिबल अगर है तो वो हमारे लिए जो है ठीक ठाक है। इसके ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा खतरा है। जबकि जहाँ पे औद्योगिक नगर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे 80 डेसिबल तक चल जाते हैं। कह रहे हैं मनुष्य के लिए शोर की सहसीमा करीब करीब कितनी होती है, मतलब कितना तक वो सह सकता है मैक्सिमम, तो 85 डेसिबल तक। फिर भी ये उसको शोर ही मालूम पड़ता है, ठीक है। जहाँ ट्रेन वगैरह चलती रहती बार बार, वहाँ पे ये 85 डेसिबल का होता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, ठीक है। मानक एक जो स्टैंडर्ड है वो 60 डेसिबल है, कि यहाँ तक रहे तो उसके लिए परफेक्ट है। इससे ज़्यादा जाएगा तो शोर में शामिल हो जाएगा, 70, 75, 80, ठीक है। वो सब क्या आ जाता है, वो सब शोर में आ जाता है, शोर, हल्ला गुल्ला। आगे देखिए, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। कैसे आपको पता चलेगा, जब एक ही स्वर दोनों में चलेगा तो कैसे पता करोगे कि कौन सा बांसुरी बज रहा है और कौन सा सितार बज रहा है, ये चीज़ कैसे पता चलोगे। तो दोस्तों याद रखिए, अब इसमें तारत तो मत ला देना। कुछ लोग रटे होते हैं, जहाँ ध्वनि की बात आएगी वहाँ तारत उत्तर होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये तारत की बात आप तब करोगे जब कोई मेल फीमेल गाना गाए, तब आप तारत की बात करो। अगर आपको दो वाद्य यंत्र दे दिया, और वाद्य यंत्र में भी देखना पड़ेगा कौन सा वाद्य यंत्र, अगर सितार बांसुरी के लिए कह रहा है तो केवल जो है ध्वनि गुणता, उनकी क्वालिटी के आधार पर ही आपको पता चल जाएगा कौन सा बांसुरी बज रहा है और कौन सा सितार बज रहा है। नहीं समझ पाओगे क्या? वो ध्वनि सुनने के बाद आप तुरंत बता दोगे। अरे ढोलक बजे कहीं पर और कहीं से हारमोनियम बजे, तो आप बता नहीं दोगे, बता दोगे कि नहीं? बस वही चीज़ें हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, अच्छा, रेडियो तरंगों की सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी दूरी किसकी होती, लंबाई तरंग रेडियो की। याद रखिए, तरंग रेडियो तरंगे, ठीक है, याद रखिए डी वाला। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे आपका टीवी है, उसके लिए जो रिमोट आप इस्तेमाल करते हो, रिमोट में आप कुछ भी चेंज करते हो, टीवी में चीज़ें, प्रोग्राम बदल जाता है। करा ये रिमोट से कौन सी तरंगें निकलती हैं जो इस टीवी को संकेत देती हैं। तो याद रखें दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रकाश तरंगे थोड़े निकलेंगी, ध्वनि तरंगे बोलता थोड़े है, सूक्ष्म नहीं। यहाँ पे भी रेडियो तरंगे निकलती हैं और इसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है, याद रखिए, तो यहाँ डी वाला हो जाएगा। आगे है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों बताएं क्या पूछ रहा है, यह अवरक्त विकिरण लाया जाता है। ये पूछ रहा है जैसे आपका एंटीना जो घर पे आपका डिश टीवी लगा हुआ है यहाँ पर है, जबकि उसका प्रोग्राम कहीं और से लॉन्च हो रहा है, तो वो आपके यहाँ तक जो आ रहा है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, कैसे होता है, तो फिर से आपका आ गया ये आयाम माडुलन, याद रखिएगा, ठीक है। आयाम माडुलन, चित्र की बात करें तो आयाम, और अगर आवाज़ की बात करें तो फिर हो जाएगा चेंज आपका, ठीक है। आप चित्र में याद रखिए आयाम हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, ये तो आपको मैं पढ़ाया था, पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जूल में होता है कितना, 3.6 10 की गुणे 10 की घाते 6 जूल। जे फार क्या होता है, जूल। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। डायनमो, जिसे बिजली उत्पन्न हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में यह डायनमो क्या करता है। तो याद रखिए दोस्तों, डायनमो ये ऊर्जा का परिवर्तन करता है, आयांश के स्रोत के रूप में कार्य नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं। यहाँ पर देखिए ऊर्जा का परिवर्तक होता है, एक ऊर्जा को दूसरे माध्यम में चेंज करता है, डायनमो, ठीक है। अब डायनमो कह रहा है कि डायनमो क्या परिवर्तित करता है, कई बार एग्जाम में पीछे आपको दिया कि इससे ऊर्जा उत्पन्न होती, विद्युत पैदा किया था, तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो। अरे जनरेटर होता है, जो जनरेटर घर पे चलता है शादी विवाह में, उसमें डायनमो लगा होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा जो गोल गोल चक्कर घूमता रहता है उसी से ऊर्जा उत्पन्न करता है और विद्युत में कन्वर्ट करता है, याद रखेगा। फिर से पूछ रहा है कि डायनमो का कार्य क्या होता है, फिर इसको बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। आगे टारबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, टारबाइन या डायनमो। तो दो डायनमो होता है दोस्तों, एक ने टारबाइन भी दे दिया और डायनमो भी दे दिया, ठीक है। तो रासायनिक तो होता नहीं है, सौर होता नहीं है, मैकेनिकल, अरे यार उसी का हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और यांत्रिक को ही क्या बोलते हो, इंग्लिश में मैकेनिकल बोलते हो। ओहो, अब देखो जिसको ये भी नहीं पता होगा मैकेनिकल को ही यांत्रिक बोलते हो, तो कहेगा सर पता नहीं कौन सा उत्तर है, गलत है लगता है, वो मार देगा गलती से, मैग्नेटिक वगैरह मार देगा, नहीं, मैकेनिकल होगा, ध्यान दीजिएगा। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है बताइए जरा जल्दी से। तो
पहली बात तो याद रखिए, कोई भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। कोई भी ऊर्जा हो ये कभी नष्ट नहीं होती, चाहे वो रासायनिक हो, यांत्रिक हो, कोई भी हो, ये कभी नष्ट नहीं होती है। ये ऊर्जा क्या होती है, ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन नष्ट कभी नहीं होती। तो इस बात को याद रखिए, यानी ऊष्मा का कोई भी हानि नहीं होता है। ठीक है। आगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन है? जैसे यांत्रिक को विद्युत विद्युत में बदलता था डायनमो। कैसे याद रखोगे दोस्तों? तो डायनमो। तो य से याद रखिए, यांत्रिक को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत में। ठीक है। और यहाँ उल्टा पूछ रहा है आपसे कि विद्युत को यांत्रिक में कौन सा बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में। तो याद रखिए, विद्युत मोटर ये काम करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? अरे जो घर में मोटर होता है पानी चढ़ाने के लिए, तो उसको बिजली दिया जाता है, विद्युत को वो कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक में, तभी तो मोटर चलता है और पानी निकलता है। हाँ, हो गया ना आपका विद्युत मोटर। आगे देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। अगर उनको वोल्टेज कम मिले तो वो प्रायः जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोल रहा है कारण देखिए, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है। हाँ भाई, ये तो सही है। उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कम दोगे। अरे ऐसे समझो ना, जैसे आपको जो है काम बहुत करना रहता है, अब आपको एक एक रोटी खिलाएं, आपका भर भोजन जो है वो कम कर दे, तो ऐसे में आपके शरीर पे फिट पड़ेगा कि नहीं? बस वही चीज़ है। तो मोटर को चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और उसको कम वोल्टेज दोगे तो जल नहीं जाएगा। तो ये सही नहीं लिखा है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो इसी वजह से होता है। आगे भी देख लीजिए ऑप्शन, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्ग के वर्ग नहीं होता है, केवल प्रतिलोमानुपाती नहीं होता है। V2 के समानुपाती नहीं। तो यहाँ पर ए वाला ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। टंगस्टन धातु की खोज टार वर्न बर्गमैन ने कब किया था? अब ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपके नाम रहेगा, मुझे नहीं पता है इसका उत्तर। ठीक है। इतना डिटेल में मैं कभी नहीं जाता हूँ और अनुमान भी नहीं लगा सकता हूँ। हाँ, ये पूछता है 1681 में क्या हुआ, 1781 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, तो ये सारा क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे देता फिलहाल के लिए। तो इसको दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जो बल्ब जलता है हमारे घर में, अब तो बल्ब का सिस्टम ही खत्म हो गया, एलईडी आ गया, लेकिन पुराने समय में जो बल्ब वगैरह जलते थे उसमें जो तंतु होता था, फिलामेंट होता था, टंगस्टन का लगा होता था, अंदर आर्गन भरी होती थी, वो कह रहा है उसका ताप सामान्यतः कितना होता है? तो याद रखिए दोस्तों, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप। दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार इसको भी आप देख करके बताइएगा। मेरे हिसाब से देखो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जितनी छोटी होती है ना उनके अवस्था पर ताप एकदम अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो एक बार आप चेक करिएगा इसका क्या उत्तर निकलता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, अभी मैं गलती से नाम ले लिया था, याद है कि नहीं? टंगस्टन का बना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। अच्छा, वो कह रहा 3 प्लग होता है ना, कितना स्टाइल में लिखा है, ऐसे 3 प्लग होता है ना, देखिए ऐसे होता है ना 3 प्लग, एक ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। तो कह रहा जो ये लंबी वाली पिन होती है उसमें किसको जोड़ा जाता है बताइए? उसमें दोस्तों उसको आधार सिरे से ले जाके टच करते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें करंट वगैरह नहीं होता है, वो नहीं भी रहेगा तो भी काम आपका चल जाएगा, बट उसको आधार सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, और बाकी नीचे वाले जो होते हैं उसमें तो करंट होता है, एसी डीसी। आगे है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का उपयोग, अच्छा अर्थिंग की बात कर रहा है, उसी को अर्थ कर रहा होगा। कह रहा है खर्च को कम करने के नहीं, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते, गलत। दोस्तों अर्थिंग इसलिए दिया जाता है सुरक्षा के लिए, आपको पता होना चाहिए सभी के घर में जो लाइन और करंट वगैरह का काम हो रहा है। ठीक है, आपके घर में कहीं ना कहीं अर्थिंग दी गई होगी। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से इसको दिया जाता है और कोई वजह नहीं होता है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको नहीं समझ में आएगा कैसे सुरक्षा मिलेगी, कभी इस पर मैं डिटेल से क्लास लूँगा। ठीक है, आगे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता किसमें होती है? चांदी में होती है ना, चांदी, कापल, एल्युमिनियम, लोहा। हाँ, चांदी में होती है सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता, चांदी में होती है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो याद रखिए सबसे अच्छा है तांबा, क्योंकि यहाँ पर चांदी दिया नहीं है, वरना उसको भी कर लेते तांबा। ठीक है, अब आपको वैसे चांदी का तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लो भैया, कर सकते हो तो कर लो, इतना अमीर हो तो। ठीक है, नहीं तो तांबे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है मोटर वगैरह में, का जो बाइंडिंग वगैरह होती है, आप पढ़ते हो ना, कापर बाइंडिंग चाहिए, फैन भैया दीजिएगा, कापर बाइंडिंग दीजिएगा। ठीक है, ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और सस्ता भी होता है एज़ कम्पेरिजन टू एल्युमिनियम वगैरह। एल्युमिनियम कह रहा हूँ, एल्युमिनियम तो सस्ता पड़ेगा उससे, सिल्वर से। तो इसको याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसको देख पाएँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, विनम्र निवेदन है आपसे।